कर दी कर दी। देखो जो हम लोग स्टेट्स दो तरह की पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स और एक पढ़ते हैं इन्फेरेंशियल स्टेट्स। तो पहले तो हम इनके बीच का मतलब समझें कि डिस्क्रिप्टिव और इन्फेरेंशियल में अंतर क्या है। डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स जो होती है वो सही मायने में मेजरमेंट होती है दिए हुए ऑब्जर्वेशंस की, यानी कोई ऑब्जर्वेशन आपको दे दी और सीधा आपको कैलकुलेशन से उसके मेजरमेंट निकालने हैं। जैसे लाइक मेजरमेंट के तौर पर मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, एचजी, कर्टोसिस, ये सब चीज जिसके अंदर आती है उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स। ठीक है, बट ये जो हमें डाटा दिया वो एक सिलेक्टेड काउंटेबल पॉपुलेशन का दिया कि साहब 500 लोग हैं, 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, 150 लोग हैं, उनका मीन निकालो या उनका मॉड निकालो या उनका मीडियन निकालो या उनका वेरिएंस पता। तो यानी डिस्क्रिप्टिव डाटा में एक तरीके से फाइनाइट पॉपुलेशन का हमें एक डाटा दे दिया जाता है और हमें उससे उसकी ऑब्जर्वेशंस निकालनी होती है। ठीक, बट बेटा कई स्थिति ऐसी भी होती है जब हमारे आगे पॉपुलेशन इनफाइनाइट हो जाती है, यानी हर एक बंदे को तय कर पाना पॉसिबल नहीं होता। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम अगर पूरे इंडिया के लिटरेसी रेट, पूरे इंडिया की बात करें और पूरे इंडिया की लिटरेसी रेट निकालने की कोशिश करें, तो क्या हर एक बंदे से ये पूछ पाना पॉसिबल है कि भाई आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े लिखे नहीं है? पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम लोग सैंपलिंग थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम लोग एक छोटे से बल्क को या एक छोटे से समूह को चुनते हैं और उससे निकाले गए मेजरमेंट्स को दिए हुए पैरामीटर के साथ पूरी पॉपुलेशन पर लागू कर देते हैं। तो इस तरह की जो कैलकुलेशंस की जाती हैं उस तरह की स्टेट्स को हम लोग बोलते हैं इनफेरेंशियल स्टेट्स, यानी एक तरीके से प्रिडिक्टेबल स्टेट्स कहते हैं। तो मेरी बात पहले समझ में आ गई सबको, इन्फेरेंशियल स्टेट्स में और डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स में अंतर क्या? जब हमें एक बहुत लार्ज समूह या बहुत बड़े ग्रुप के ऊपर चर्चा करनी हो तो उस जगह पर हम लोग एक एक बंदे को कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो उस जगह पर हम सैंपल के थ्रू, यानी एक सैंपल चुनते हैं, कुछ सिलेक्टेड बंदों को चुनते हैं और उनके थ्रू निकाले गए ऑब्जर्वेशन को पूरे ग्रुप पर लागू कर देते हैं। तो इस तरह की जो पॉपुलेशन या इस तरह की जो कैलकुलेशन होती हैं जिनको इनके अंदर मेजर किया जाता है उस तरह की स्टेट्स को इनफेरेंशियल स्टेट्स कहा जाता है। तो यहाँ तक मेरी बात क्लियर होगी सबको बच्चों? पहले वर्ड का मीनिंग क्लियर हो गया, इनफेरेंशियल स्टेट्स किसको किस लिए बनाई गई है, उसका मीनिंग क्या है? क्यों हार्दिक, गोपिका, गौरांग, डन? ठीक है बच्चों, अब बात आई इसकी छोटी छोटी डेफिनेशंस की। तो चलिए मैं थोड़ा सा बोर्ड पर लिखता हूँ, हालांकि आप लोगों के पास पीडीएफ पहुंच चुकी है, उसको भी थोड़ा सा देखना एक नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ, ध्यान से मेरे साथ नोट लिख सकते हैं। देयर आर, जो मैंने थ्योरी सेट की है वो आपको लिखा रहा हूँ, टू टाइप्स ऑफ स्टेट। नंबर 1 descriptive और नंबर 2 इनफेरेंशियल स्टेट्स। दो तरह की स्टेट्स हमारे सिलेबस में है। ठीक है बच्चों, तो अब डिस्क्रिप्टिव क्या है? सीधी जो वैल्यू निकालते हैं हम लोग, यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी कह दूं, मेथड ऑफ डिस्पर्सन कह दूं, कोरिलेशन कह दूं, ये सभी डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स के अंदर आते हैं। बट जब मैं बात करता हूं इनफेरेंशियल स्टेट्स की, तो बच्चों सैंपल के थ्रू किसी पॉपुलेशन, इनफाइनाइट पॉपुलेशन, finite population which is very large, तो इस केस में जो हम डाटा की मेजरमेंट्स निकालते हैं वो हम इनफेरेंशियल स्टेट्स के अंदर पढ़ते हैं। फाइनाइट पॉपुलेशन हो, बहुत बड़ी सी फाइनाइट पॉपुलेशन हो, ठीक है। तो अब सबसे पहले कभी डिस्क्रिप्टिव हम पढ़ चुके हैं बच्चों, तो मैं सीधा इनफेरेंशियल स्टेट से शुरू करूंगा। ठीक, इनफेरेंशियल स्टेट्स क्या है ध्यान से देखिए। तो मैंने कहा इनफेरेंशियल स्टेट्स, मैं आपको शॉर्ट में लिखा हूं, इनफेरेंशियल स्टेट्स helps to make predictions for future activities or
for any given population. गिवन पॉपुलेशन, किसी दी हुई पॉपुलेशन की प्रोडक्शन बनाने के हेल्प में आती है, ठीक है। इन द इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स, वी यूज सैंपलिंग थ्योरी। आज हम लोग का मेन मुद्दा सैंपलिंग ही है बच्चों, ध्यान रखिए। इन्फ्लुएंशियल में पहला टॉपिक हम सैंपलिंग पढ़ेंगे। वी यूज सैंपलिंग थ्योरी। सैंपलिंग थ्योरी अभी क्या है? सैंपलिंग थ्योरी मैं इसी पर, क्योंकि पूरी इन्फ्लुएंशियल इसी के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग सैंपलिंग थ्योरी को पढ़े बच्चों। थ्योरी से पहले हम लोग जनरली थोड़ा सा चर्चा करेंगे कुछ छोटे छोटे वर्ड्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले वर्ड जिसकी हम बार बार सुनेंगे, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ अभी, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब क्या है? हाँ भाई, कोई क्लास में बताएगा पॉपुलेशन का मतलब? रवि विनायक ठाकुर, पॉपुलेशन किसको कह सकते हैं बच्चे? थोड़ा सा हेल्प करेंगे भैया? जो हमने ग्रुप ऑफ पीपल लिए हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल, वही पॉपुलेशन है। हाँ गुड। केवल पीपल से पॉपुलेशन का मतलब नहीं होता मेरे। जनरली पॉपुलेशन वर्ड आते ही हमारे दिमाग में पीपल आ जाता है। मेरे बच्चों, स्टेट्स के अंदर पॉपुलेशन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से, वो चाहे पीपल्स हो, चाहे वो हम किसी बंदे की सेल के बारे में कर रहे हो, चाहे इंडिया की लिटरेसी रेट के बारे में कर रहे हो, चाहे इंडिया की इकोनॉमिकल ग्रोथ के बारे में कर रहे हो। तो जब हम हर बंदे की अलग अलग की चर्चा करते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अलग अलग चर्चा करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर पॉपुलेशन वर्ड का मतलब कहीं भी नंबर ऑफ पीपल से नहीं रखेंगे हर बार बच्चों, ठीक है गुड्डा? क्यों बेटे? ठीक। तो पॉपुलेशन, हाँ भैया। पॉपुलेशन डज नॉट मीन or a group of people. Population does not mean for a group of people. Population refers, सही मायने में population क्या रेफर करती है? Population refers the group of observations या group of events, बहुत बड़ी चीजों को, observation और event or any other features, चाहे वो एनिमेटेड हो, अब अपने पास से बनाई गई हो, या पहले से फिक्स्ड हो, तो उन सबके ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन बोलते हैं। ध्यान रखिए, ठीक। हमारे पास दो तरह की पॉपुलेशन होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन। बच्चों मैं सिलेक्टेड वाले बोर्ड पर लिखा, हालांकि मैंने और बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव आपको जो पीडीएफ दी होगी उसके अंदर लिखा होगा, है ना? करेक्ट। और कुछ देख रहा हूँ तो वहां से और डीपली आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जितनी सिलेक्टेड बातों की जरूरत है मैं उतनी आपको लिए लिख रहा हूँ, है ना? There are two types of population. वो भी कहा, पहला फाइनाइट पॉपुलेशन और इनफाइनाइट पॉपुलेशन। फाइनाइट पॉपुलेशन वो होती है जो काउंटेबल हो, और इनफाइनाइट पॉपुलेशन वो होती है विच इज नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल ज्यादा, विच इज अनकाउंट। मेरे साथ साथ लिख भी सकते हैं अपने नोट्स कॉपी पर, नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि इस चैप्टर से थ्योरेटिकल टच का एक सवाल आ सकता है बच्चों। एक दो नंबर की डेफिनेशन इस चैप्टर से पूछी जा सकती है। इसमें बहुत सारी डेफिनेशन रहेंगी छोटी छोटी। विच इज अनकाउंटेबल, जो अनकाउंटेबल, करेक्ट। ये तो पॉपुलेशन पर चर्चा हो गई। इसके अंदर दूसरा वर्ड आप लोग पढ़ोगे सैंपल। हाँ भाई गोयल साहब, सैंपल का मतलब क्या होता है थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं क्या गोयल साहब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंपल? क्या गोयल? भैया बड़े ग्रुप में से एक दो लोगों को लेना, मतलब सैंपलिंग ठीक, के लिए। कह सकते हैं, ठीक है। A finite number of objects which are selected from a large group is called sample.
ये हमेशा सबसेट होता है बेटा, ध्यान रखना, इट इज अ सबसेट, क्योंकि उसी छोटे वाले ग्रुप में बना है। इट इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अंदर से ही तो हम लोग सैंपल निकालेंगे, तो ये उसी का एक छोटा सा हिस्सा हो गया। इसी इसी एक सेकंड इसको इन कर लो। इट इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन का होता है, ठीक है। तीसरा वर्ड आप इसके अंदर पढ़ोगे बच्चों, सैंपल साइज। सैंपल साइज क्या होता है? ये वर्ड बहुत आएगा, सैंपल साइज, इसका मतलब द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द सैंपल, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द सैंपल। सैंपल के अंदर जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम लोग सैंपल साइज कहते हैं, इसको सैंपल साइज, ठीक। तो यहां तक जो बातें मैंने बोर्ड पर लिखी सबको छोटे छोटे वर्ड समझ में आ रहे हैं? क्यों? हार्दिक, परांग, विनायक, कार्तिकेय, ठीक। चलो जल्दी से नोट करेंगे, अगले वर्ड की तरफ आएंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ये सब नोट कॉपी पर नोट जरूर कर लेना, या हाथ पे नोट कर लेना, जैसे भी कन्वीनियंट हो आपको। ठीक, कर दो भैया रख। ठीक, चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। मुझे इधर ग्रुप पर भी फोटो शेयर कर देना है ना, बॉयज गर्ल्स दोनों अपने पे। चलो अब आते हैं आगे बच्चों। तीसरा वर्ड आएगा सैंपल, सैंपल साइज के बाद सैंपलिंग। इस पूरे वर्ड पर ही इन्फरेंशियल स्टेट टिकी हुई है बच्चों, ध्यान रखना, सारा खेल सैंपलिंग का ही, क्योंकि इन्फरेंशियल सैंपलिंग पर है, ठीक। तो क्या है ये सब? इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग a sample from a large population, large population, किसी बड़ी पॉपुलेशन से किसी सैंपल को सेलेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम सैंपलिंग कहते हैं। देखिए एक बात आपको क्लियर कर दूं, सैंपलिंग इजी प्रोसेस नहीं होता। ये नहीं कि 100 लोग बैठे अचानक से कोई रैंडमली सैंपल कर लिया। सैंपलिंग करने के लिए हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। यानी सैंपल लेते समय जो भी हम चुन रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, उस समय हमें कई सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उन्हीं बातों को सैंपलिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है, और उन्हीं से कई तरह की टाइप्स ऑफ सैंपलिंग बनती है। यानी अलग अलग तरह की पॉपुलेशन के लिए हम अलग अलग सैंपलिंग का यूज करते हैं। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलो बच्चों, तो क्या लिखा है मैंने सैंपलिंग के नाम पर? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग अ सैंपल फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है, बड़ी सी पॉपुलेशन। और इस सैंपल के एंड इट्स हेल्प टू एस्टिमेट द पेरीमीटर्स। अब यहां पर एक और वर्ड आ गया, पेरीमीटर्स क्या है? आज मैं इस पर पहले अगली चर्चा इस पर करूंगा कि सबसे पहले पेरीमीटर्स क्या है, पर वो बाद में करूंगा, पहले सैंपलिंग की पूरी बात करें। पेरीमीटर को हेल्प में करता है। देखो बच्चों, जनरली सैंपलिंग जो होती है बेटा मेरे, वो 3 तरह की होती है। मैं यहाँ चार्ट सा बना रहा हूँ, चार्ट को देखिएगा। मैंने जो आपको पीडीएफ भेजी है उसमें सब चीजें डेफिनेशन के साथ बहुत डिस्क्रिप्टिव लिख रही हैं, देखी होंगी शायद सबने। या नहीं खुल रही है तो उसे खोल लो। सैंपलिंग 3 तरह की होती है। पहली होती है बेटा मेरे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग।
होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, और तीसरी होती है मिक्स्ड सैंपलिंग। तीन तरह की सैंपलिंग हमारे सिलेबस में दो है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है, जरा पहले मैं बता दूं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को भी दो पार्ट में बांटा गया है। एक सिंपल रैंडम सैंपलिंग, और दूसरी होती है बच्चों कॉम्प्लिकेटेड सैंपलिंग। कॉम्प्लिकेटेड सैंपलिंग, ये दो तरह की होती है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग और कॉम्प्लिकेटेड सैंपलिंग। ठीक, अब ये जो कॉम्प्लिकेटेड सैंपलिंग होती है ये भी तीन तरह की होती है। अब मैं इन सबको डिफाइन करूंगा आप लोगों के लिए। पहली सिस्टमैटिक, दूसरी स्ट्रैटिफाइड, और तीसरी क्लस्टर सैंपलिंग, टुकड़ों में, क्लस्टर में तोड़ क्लस्टर सैंपलिंग। ये हमारी सैंपलिंग में पहले प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हो। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इस तरह से। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बच्चों ये हमारी चार तरह की है। चार तरह की होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ध्यान रखिएगा, पहला कन्वीनियंस सैंपलिंग, कन्वीनियंस सैंपलिंग। दूसरी पर्पसिव, इसको जजमेंटल भी बोलते, जजमेंट सैंपलिंग। पर्पसिव और जजमेंट सैंपलिंग। तीसरी हमारी होती है बच्चों वॉलंटरी रेस्पॉन्स। इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। वॉलंटरी रेस्पॉन्स सैंपलिंग, और चौथी होती है स्नोबॉल। ठीक, ये हमारे सिलेबस में इतने तरह की सैंपलिंग हमें बच्चों पढ़नी है जो मैंने बोर्ड पर लिखी है। पहले हम सैंपलिंग को दो कैटेगरी में बांटेंगे, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। फिर उसके बाद हम लोग सिंपल रैंडम सैंपलिंग और कॉम्प्लिकेटेड में बांटेंगे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को, और फिर कॉम्प्लिकेटेड सैंपलिंग के तीन पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके चर्चा शुरू करते हैं। ठीक, और सबसे पहले बात करते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग। इस सब थ्योरी मैंने आप लोगों को लिख सकी है बच्चों, ध्यान रखना। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, पहले मैं प्रोबेबिलिटी के अंदर लिखता हूं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है? ठीक, देखो बच्चों, बेटा मैं इसकी डेफिनेशन आप लोगों को लिखकर दे दी है, तो मैं केवल समझा दूं इसको यहाँ से, या लिखूं और एक की डेफिनेशन बोलो जैसे आप लोगों को कन्वीनियंट हो। समझा दो भैया। समझा दो भैया। हाँ, ये मैंने सारी डेफिनेशन आप लोगों को जो वो देखिए ना पीडीएफ, उसके अंदर डिटेल्स में लिखी है, तो मैं यहाँ से समझा देता हूँ सबको। ठीक है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है बच्चों? देखो बच्चों, जब किसी बड़े से ग्रुप में अचानक से एट रेंडमली किसी ग्रुप को चुन लिया जाए या कुछ ऑब्जेक्ट्स को चुन लिया जाए, तो इस तरह की जो सैंपलिंग होती है वो कहलाती है सिंपल प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहलाती है। ठीक है, अचानक से कुछ लोगों को चुन लिया, तो ऐसे सैंपलिंग जिसमें एक बड़े से ग्रुप में से कुछ लोगों को सेलेक्ट करके चुन लिया जाता है, वो थ्योरी हमारी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहलाती है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर जो हर मेंबर को चुनने का चांस होता है बच्चों, वो बराबर होता है। ध्यान रखें, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप लोग डाइस फेंकते हो, डाइस में हर एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है, 1/6 1/6 1/6। ऐसे ही करके जैसे कोई एक लार्ज ग्रुप बैठा हुआ है, उस लार्ज ग्रुप में से हर एक बंदे को चुने जाने की प्रोबेबिलिटी अगर बराबर है, तो ऐसी सैंपलिंग को हम लोग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं। पहले इतनी बात क्लियर।
अब ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग दो तरह की होती है, एक होती है सिंपल रैंडम सैंपलिंग और एक होती है कॉम्प्लिकेटेड सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग में सही मायने में वो इक्वल चांस, सही मायने में प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यही होती है जिसके अंदर हर एक को चुने जाने के चांस जो इक्वल होते हैं, इक्वल चांसेस होते हैं, ऐसी को हम लोग सिंपल रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। बात ज्यादा क्लियर हो गई, सिंपल रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात फिर आई हमारी कॉम्प्लिकेटेड क्या होती है। कॉम्प्लिकेटेड में हम थोड़ा सा ग्रुप को क्लासिफाइड कर देते हैं, यानी थोड़ा ग्रुपों को अलग अलग कर देते हैं या उनके अंदर कुछ चेंज कर देते हैं, तो वो कॉम्प्लिकेटेड सैंपलिंग में बन जाती है। जैसे सिस्टमैटिक सैंपलिंग, ये क्या है? ये एक तरीके से है तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग ही, कि अचानक से ग्रुप में से किसी भी बंदे को चुन लेना, है तो ये वही, बट इसमें अंतर क्या है? इसमें क्या होता है, हम हर बंदे को बजाय नाम देने के, जैसे मेरे पास मान लो मेरे ग्रुप में बैठे हैं गौरांग है, हार्दिक है, विनायक है, शुभी है। अब इतने बड़े बड़े नाम देने की जगह मैं इनको एक नंबर दे दूं कि 1 2 3 4, बजाय इतने बड़े बड़े नाम लिखने के मैं इनको नंबर दे दूं और फिर एक कहूं कि भैया नंबर 2 को चुन लो, नंबर 3 को चुन लो। तो इस तरह की सैंपलिंग को बच्चों हम लोग सिस्टमैटिक सैंपलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक सैंपलिंग। बात ज्यादा समझ में आ गई? हर एक नंबर को हमने एक नाम दे दिया, एक नाम दे दिया। जैसे आप लोग नोटिस करते होंगे टेलीफोन होता है, तो टेलीफोन में एक वर्ड आता है स्पीड डायलिंग, आता है या नहीं? क्या गोयल? स्पीड डायलिंग, स्पीड डायलिंग का क्या फायदा होता है? अब तो खैर बहुत इजी हो गया फोन को चलाना, पर पहले कभी कीपैड हुआ करते थे, तो उनमें स्पीड डायलिंग की बड़ी अहमियत होती थी। क्यों? क्योंकि क्या करते थे, बड़ा बड़ा नाम टाइप करने की जगह स्पीड डायलिंग में हम हर जो हमारे सिलेक्टेड नाम थे उनको हम एक नंबर दे दिया करते थे, 1 2 3 4 ऐसे दे दिया करते थे, और जैसे हम उस 1 को दबाते थे तुरंत उसी का नाम खुलकर आ जाता था। तो इस तरह की जो सैंपलिंग होती है, यानी जब हम ऑब्जेक्ट्स को असाइन करते हैं किसी एक पर्टिकुलर नंबर के साथ, तो उस तरह की सैंपलिंग को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक सैंपलिंग कहते हैं। क्यों भाई, सिस्टमैटिक सैंपलिंग सबको समझ में आ गई बच्चों? क्यों बेटा, क्लियर हो हाँ गई? भैया। हाँ भैया। ठीक, ठीक है। अब आती है स्टेप वाइज सैंपलिंग क्या होती है बच्चों। स्टेप वाइज सैंपलिंग का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, जब हम बड़े से ग्रुप को, जैसे ग्रुप ऑफ ह्यूमन है, ग्रुप ऑफ ह्यूमन है, मैंने इसको 3 पार्ट में बांट दिया, मेल, फीमेल और चाइल्ड बिलो 5। ठीक है साहब? अब मान लो कि मुझे इस ग्रुप में से 150 लोग चुनने हैं, एक 150 का सैंपल चुनना है इस पूरी बड़ी पॉपुलेशन से। तो मैंने ग्रुप में तीनों को 3 पार्ट में बांटते हुए कहा भैया सबसे 50-50 चुनूंगा, सबसे 50-50 चुनूंगा। तो इस तरह की जो सैंपलिंग होती है बच्चों, उसको हम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कहते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का मतलब समझ में आ गया? बहुत सिंपल सी सैंपलिंग है। जैसे 1000 में से 150 लोग चुनने थे, अगर हम छाटते नहीं तो हो सकता है 150 के 150 मैन आ जाते, या हो सकता है 100 मैन और 50 वुमेन आ जाती, या हो सकता है 75 मैन 25 बच्चे 50 वुमेन आ जाती। बट हमने उसको थोड़ा स्पेसिफाई कर दिया, भैया कितने तरह की वैरायटी है? बोले 3 तरह की। ऐसा करो 50-50 तीनों तरह की चुनो। तो इस तरह के जो हम ग्रुप को डिवाइड कर देते हैं, तो ये सैंपलिंग हमारी बच्चों स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कहलाती है। सबको समझ में आ रही है बच्चों स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग? क्यों बेटा? ठीक, गोपिका, कार्तिकेय, डन? ठीक। इसके बाद आती है बच्चों क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग क्या होती है, जरा इसको भी ध्यान से सुनो। क्लस्टर सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग में भी हम डिवाइड ही करते हैं ग्रुप, बट इसमें हम सेम कैरेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ तो 3 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, मेल, फीमेल और चाइल्ड, है ना? अब मान लो जैसे मुझे इंडिया की पॉपुलेशन की बात करनी है कि इंडिया के अंदर कितनी कितनी पॉपुलेशन है, तो मैं उसको अलग अलग स्टेट्स में एक सैंपल चुनना है मुझे कि कितनी लिटरेसी है। तो मैं बजाय पूरी पॉपुलेशन चुनने के उनको स्टेट्स वाइज कर दूं कि यूपी, एमपी, जैसे 1000 लोग चुनने हैं, मान लो यूपी, फिर एमपी, फिर महाराष्ट्र लिख दिया, दिल्ली लिख दिया, और भैया ऐसा करते हैं 10 स्टेट लिए, सब में से 100 चुन लो। तो यानी यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक सेम रखते हैं,
जब हम कैरेक्टरिस्टिक सेम रखते हैं तो उस केस में जो सैंपलिंग होती है वो स्ट्रेटिफाइड ना होकर क्लस्टर सैंपलिंग हो जाती है। यानी लगभग स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर दोनों में हम डिवाइड तो कर रहे हैं ग्रुप में, पर इसमें हम अलग अलग में डिवाइड कर देते हैं और वहां पर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड करते हैं। क्यों भाई, समझ में आ गया सबको बच्चों? क्लस्टर सैंपलिंग ठीक, क्लियर हो गया बेटा? हाँ भैया। ठीक, अब आते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब मैं इसको भी दिखा देता हूं। चलो, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है? भैया हाँ बोला, बोलो बोलो बेटा। भैया सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड में डिफरेंस क्या हुआ फिर? बिल्कुल बेटा, सिंपल के लिए तो हमने ग्रुप को कहीं कोई डिवाइड करना ही नहीं है, पहली बात है ना, ठीक है। मतलब हमें ग्रुप के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी विनायक, सिंपल रैंडम में तो जैसा है, अगर चुनना भी है तो नाम से ही चुनना है कि विनायक या हार्दिक, ठीक है गुड्डा? विनायक। हाँ भैया ठीक है। जबकि सिस्टमेटिक में हम सबको एक नंबर से असाइन कर दे रहे हैं कि सर विनायक के गले में 1 नंबर की पत्ती और हार्दिक के नंबर में 2, हार्दिक के गले में 2 नंबर, या गौरांग की टी शर्ट पर 3 नंबर, यानी सब पर हमने एक नंबर चिपका दिया। इंडियन आइडल देखा है कभी, या कोई और शो देखा है उसमें ऑडिशन होते हैं बच्चों? हाँ भैया उनके उस पे लिखा रहता है। ऑडिशन की टी शर्ट पर एक नंबर असाइन कर दिया जाता है या नहीं बच्चों? क्यों बच्चों? तो हाँ वो इस तरह से जब हम असाइन कर देते हैं तो वो सिंपल रैंडम कन्वर्ट टू द सिस्टमैटिक सैंपलिंग। ठीक है विनायक? ठीक है भैया। करेक्ट। अब मैं आता हूं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग पर कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कितने तरह की होती है और ये होती क्या है ना। पहले हम इस पर चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं बच्चों। देखो बच्चों, जब हमें नॉट एट रैंडम अचानक से ना चुनना पड़े, जहां हम अपनी एक तरीके से पार्शियलिटी फॉलो करने लग जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ये क्या यूपी में रहते हैं, हम लोग यूपी में रहते हैं, एक काम करो यूपी की पॉपुलेशन को ज्यादा तवज्जो दे दो, यानी वहां एट रैंडम ना हो, वहां पर हम अपने हिसाब से डाटा को मॉडिफाई करने की कोशिश करें या हम एक तरफ पार्शियल हो जाए। तो इस तरह की जो सैंपलिंग होती है उसको हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं, नॉट एट रैंडम। करेक्ट, पहले से मतलब प्लान्ड हो एक तरीके से यूं कह सकते हैं। ठीक है, अब ये कितने तरह की होती है जरा इसके ऊपर हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। ठीक, कन्वीनियंट, सबसे पहले कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग क्या है जरा इसको समझने की कोशिश करना। देखो बच्चों, मुझे ये पता करना है कि साहब मथुरा में सबसे अच्छा टीचर कौन है, एक जनरल बात समझनी, इस पर सर्वे करवाना है। क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूं तो मैं क्या कोशिश करूंगा यार कि मैं अपने यहाँ के बच्चों को ज्यादा सुन लूं, क्योंकि वो मुझ पर ज्यादा बिलीव करते हैं, यानी वो मेरे लिए ज्यादा कन्वीनियंट है या नहीं। तो इस तरह के जब मैं पार्शियल चीजें पहले चुनता हूं तो पहले यानी कन्वीनियंस लोगों के ग्रुप को चुनने की कोशिश करता हूं, तो इस तरह की जो सैंपलिंग होती है बच्चों वो कन्वीनियंस सैंपलिंग कहलाती है। पहली बात क्लियर हो गई बच्चों, कन्वीनियंस सैंपलिंग का मतलब क्या? जब मैं उन्हीं लोगों को चुनूं जो मुझसे पहले से ही इंस्पायर्ड है या वो मुझसे पहले से ही कन्वीनियंट है मेरे लिए, तो उन लोगों को चुनना कन्वीनियंस सैंपलिंग कहलाता है। क्लियर रखो बच्चों, कन्वीनियंस सैंपलिंग। हाँ भैया। ठीक, अब बात करता हूं बेटा मैं जजमेंट सैंपलिंग या पर्पसिव सैंपलिंग ये क्या होती है ना। जजमेंट सैंपलिंग या पर्पसिव सैंपलिंग किसी दूसरे की राय पर सैंपलिंग करना, किसी दूसरे की राय पर, यानी हम एट रैंडम या सेलेक्टेड सैंपलिंग नहीं कर रहे, ठीक है। एट रैंडम सैंपलिंग या सेलेक्टेड सैंपलिंग नहीं करना, उस केस में हम इसको बच्चों 1 मिनट का गैप लूंगा, कोई मिल गया है
हाँ बच्चों, मेरी आवाज आ रही है बेटा सबको? आ रही है भैया। ठीक है। हाँ भाई, पर्पसिव सैंपलिंग क्या होता है, जरा इसके ऊपर चर्चा करते हैं। पर्पसिव या जजमेंट सैंपलिंग बच्चों सही मायने में वो सैंपलिंग होती है जब हम दूसरे की राय पर या दूसरे के जजमेंट पर बनाते हैं। जैसे मान लो युवराज, तुम अपने पोर्टफोलियो में डीमैट अकाउंट के पोर्टफोलियो में कुछ शेयर खरीदना चाहते हो, तो आजकल मार्केट में जगह जगह पर ब्रोकरेज फर्म या एडवर्टाइजिंग फर्म या कंसल्टेंसी फर्म्स खुली हुई है कि साहब ये वाला शेयर ले लो या ये वाला शेयर ले लो, इसमें पैसा बढ़ जाएगा, होता है ना युवराज। तो हम क्या करते हैं, दूसरे की राह पर, दूसरे की सलाह पर हम अपने पोर्टफोलियो के लिए कुछ शेयर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह की जो सैंपलिंग होती है बच्चों, वो हमारी पर्पसिव या जजमेंटल सैंपलिंग कहलाती है। बात क्लियर होगी सबको बच्चों? क्यों बेटा, सबको क्लियर होगी जजमेंट सैंपलिंग युवराज? हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है। अब मैं आज बात करता हूँ वैल्यू वॉलंटरी रेस्पॉन्स सैंपलिंग। तीसरी सैंपलिंग है मेरी वॉलंटरी रेस्पॉन्स। इस तरह की सैंपलिंग में मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं खुद सैंपलिंग नहीं करता, मैं अपने वॉलंटियर लगा देता हूँ। जैसे बहुत अच्छा सा एग्जांपल आपके लिए मैं देता हूँ। मेरी क्लास में कुछ बच्चे बैठे थे, 20 बच्चे, और वो 20 बच्चे मथुरा में अलग अलग जगह से आते हैं। मुझे ये पता करना है यार इलेक्शन में कौन जीतेगा। तो मैंने उन 20 बच्चों से कह दिया यार तुम अपने यहाँ 50-50 लोगों से पूछ कर आओ सबसे कि क्या वोटिंग का क्या या किसका रुझान चल रहा है। तो इस तरह से जो सैंपलिंग मैंने कराई, मैंने खुद नहीं किया, मैंने अपने 50 वॉलंटियर छोड़ दिए और उनसे कराया। जनरली जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो यही तो करती हैं कि उन्होंने हर जगह के अपने अपने बंदे छोड़े हैं और उन वॉलंटियर से सर्वे या सैंपलिंग कराते हैं। तो इस तरह की जो सैंपलिंग होती है बच्चों, वो वॉलंटियर रेस्पॉन्स सैंपलिंग होती है। यानी कि वॉलंटियर ने जो हमसे कहा वो हमारी सैंपलिंग हो गई। बात क्लियर हो गई बच्चों, सबको समझ में आ गया? ठीक। इसके बाद चौथी सैंपलिंग है हमारी स्नोबॉल सैंपलिंग। ये क्या बता है साहब? स्नोबॉल सैंपलिंग में क्या होता है, सबसे पहले मैंने एक ग्रुप सेलेक्ट किया और उस ग्रुप से कहा, जब मैंने एक 20 लोगों का ग्रुप सेलेक्ट किया और उस 20 बंदों से कहा कि अब आप 20-20 लोग सेलेक्ट करो, और फिर उन लोगों से कहा आगे आप लोग 20-20 सेलेक्ट करो। यानी एक तरीके से चेन में काम किया। आप लोगों ने नेटवर्किंग का नाम सुना है? नेटवर्किंग जिसको बोलते हैं, जैसे कंपनी है एमवे, एमवे का नाम सबने सुना होगा, क्यों बच्चों सुना है? गोयल, हार्दिक? हाँ भैया। हाँ भैया। एमवे क्या होता था, नेटवर्किंग बिजनेस होता है कि साहब आज एक बंदे को चुना